नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में इस देश का विपक्ष और उसकी राजनीति का स्तर कितना नीचे जाएगा, अब इसका अंदाजा लगाने वाले को अगर कुछ नोबेल पुरस्कार टाइप कुछ होता हो तो दे ही दे देना चाहिए, क्योंकि एकदम ही घिना देने वाली पॉलिटिक्स हो रही है भाई। अब तो देश की रक्षा के लिए खुद की जान और अपने परिवार का भविष्य दांव पर लगा देने वाले देशभक्तों पर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मतलब गजब ही हो रखा है। और आज जो खबर पाठशाला के पहले चैप्टर में आप देखेंगे, सुनेंगे, उससे आपको इस देश के कुछ नेताओं और उनकी पॉलिटिक्स पर शर्म आएगी कि किस लेवल पर चले गए हैं ये लोग। हालांकि नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में देश का विपक्ष इससे पहले भी राजनीति का स्तर गिराने के नए रिकॉर्ड बनाता रहा है। जैसे पाकिस्तान में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान में घुसकर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसके सबूत मांगे गए। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई तो मरने वाले आतंकियों की संख्या का सबूत मांगा गया। फिर विंग कमांडर अभिनंदन के मामले में भी सवाल पूछते रहे ये लोग। मन मुताबिक देश की जुडिशरी पर सवाल खड़े करते हैं। जीत गए तो ईवीएम ठीक, वरना चुनाव हैक हो जाता है इनके लिए। विदेशी धरती पर जाकर भारत को बेइज्जत करते हैं। पड़ोसी देश में हिंसा होती है तो ये प्रार्थना करने लगते हैं कि ऐसी हिंसा देश में हो जाए और मोदी कुर्सी से हट जाए। कनाडा आरोप लगाता है तो ये बिना उसके सबूत दिखाए मोदी सरकार से सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन इतना सब कुछ भी बहुत नहीं था तो आज नया बवाल काट दिया इन लोगों ने। आज देश के लिए एक परेशान करने वाली खबर आई। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने आज एक वांटेड का पोस्टर जारी किया। पोस्टर में दावा किया गया कि यह भारतीय नागरिक है और पूर्व रॉ एजेंट है। अमेरिका ने इस भारतीय नागरिक को आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश रचने वाला बताया। अमेरिका किसी भी कीमत पर इस भारतीय नागरिक को पकड़ना चाहता है, सरगर्मी से उसकी तलाश कर रहा है। इस मामले में आतंकवाद के मुद्दे पर कैसे अमेरिका एक्सपोज हुआ, इस मामले में मोदी सरकार का क्या स्टैंड है, पूरा मामला कहां से शुरू हुआ, यह सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आज की डेट में इस भारतीय नागरिक की जान खतरे में है। अमेरिका ने इसे इंटरनेशनल क्रिमिनल बना दिया। दुनिया भर की जांच एजेंसियां इसे तलाश रही और इसका गुनाह सिर्फ इतना है कि यह अमेरिका में उस आतंकी पन्नू को मारने का प्लान बना रहा था जो दिन रात भारत को बर्बाद करने की साजिश रचता है। अमेरिका के लिए भले क्रिमिनल हो सकता है, साजिश रचने वाला एक वांटेड हो सकता है, लेकिन भारत की जनता आज इसे हीरो मान रही है, क्योंकि पब्लिक को समझ आ रहा है कि पूर्व रॉ एजेंट पन्नू को इसलिए नहीं मारना चाहता था कि पन्नू ने उसके ताऊ की कोई जमीन हड़प ली है या उनकी भैंस खोलकर भाग गया है। भाई वो देश के खिलाफ करने वाले एक आतंकी को खत्म करके देश की रक्षा करना चाहता था। आज उसकी जान तक खतरे में है और इसलिए हमने भी इसका चेहरा और इसकी पहचान गुप्त रखने का फैसला किया ताकि देश के सपूत को और उनके परिवार को कोई खतरा ना हो। लेकिन अब अमेरिका का जो भी हिसाब हो, उसकी जो भी डिप्लोमेसी हो, लेकिन भारत की जनता का स्टैंड इस मामले में क्लियर है कि जो व्यक्ति भारत के दुश्मन को खत्म करने में लगा है वो विलन कैसे होगा भाई। और वो भी कोई संत आदमी थोड़ी है, तो पन्नू आतंकी है। अमेरिका घुस के ठोक देता आतंकी को तो ठीक, और आतंकी पन्नू को मारने की साजिश रची जाए, उसके लिए प्लान हो, कोविड ऑपरेशन हो, तो वो आदमी जो है वो विलन हो जाएगा देश का। देश की विडंबना यह है कि भारत के आम नागरिकों की नजर में जो पूर्व खुफिया एजेंट हीरो है, वही इस देश के विपक्ष के लिए विलन है। इस देश का विपक्ष वो भाषा बोल रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, जो अमेरिका को सूट करता है, जो पन्नू को सूट करता है। देश की जनता को पूर्व रॉ एजेंट के समर्थन में भर भर के मैसेजेस कर रही है जनता, खड़ी है उसके साथ। लेकिन आज जनता को यह भी देख लेना चाहिए कि विपक्ष किसकी साइड खड़ा है, क्योंकि उसे तो नरेंद्र मोदी के विरोध के आगे कुछ दिखता नहीं। देश तो उनके लिए है ही नहीं ना, लिस्ट में ही नहीं है, ऐसा लगता है। जहां नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका मिल जाए, इंडी गठबंधन बिना सोचे बिना समझे कूद पड़ता है। जैसे बांग्लादेश में बवाल मचा तो इंडी गठबंधन यही दुआ कर रहा था एक तरीके से कि कुछ ऐसा ही भारत में हो जाए। अब अमेरिका के मामले में भी इंडी गठबंधन यही करता दिख रहा है। जैसे आप ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता का सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए। यह भाई साहब लिख रहे हैं कि जब अमेरिकी सरकार और एफबीआई भारतीय नागरिक को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दे तो यह डिप्लोमेटिक लेवल पर बड़ी नाकामी है। यह दिखाता है कि हमारी विदेश नीति और उसे तय करने वाले लोग कितने असक्षम हैं। देसी जेम्स बॉन्ड फिर से फेल हो गया, विदेश मंत्रालय फिर से फेल हो गया। पहले कनाडा और अब अमेरिका, क्या हम अपने हर दोस्त को दुश्मन बना लेंगे? भारत सरकार जवाब दे। इनकी सोशल मीडिया पोस्ट पढ़कर तो यही लग रहा है जैसे टीएमसी कोई अमेरिका का राजनीतिक दल है, यहां का है ही नहीं। क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामले में भारत के राजनीतिक दल की भाषा तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसमें भी मोदी को घेरने का मामला है क्या बॉस? यह देश का मसला है। इनकी ऐसी भाषा देखकर लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस बात पर इतना खुश है। इस बात के लिए कि आतंकी पन्नू बच गया,
या इस बात के लिए कि अमेरिका ने भारतीय नागरिक की साजिश फेल कर दी, या इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को करारा झटका लगा है इनकी नजर में? कहीं तो मोदी से आगे बढ़ के सोचोगे बॉस। और इसी तरह टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने भी सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। सागरिका घोष ने लिख दिया कि इस बारे में गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी देनी चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए, इसके बाद संसद में पूरा बयान देना चाहिए। चलिए, सागरिका घोष की यह मांग तो फिर भी ठीक मान लें एक सेकंड के लिए कि सरकार को विपक्ष को जानकारी देनी चाहिए, लेकिन सरकार भी तो विपक्ष की हालत देख रही होगी। कैसे वो नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में अमेरिका के साथ खड़े दिखने लगते हैं, और नरेंद्र मोदी किस विपक्ष को भरोसे में ले? उस विपक्ष को जो पूरी बात जाने बिना ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, जो डंके की चोट पर भारतीय नागरिक की पहचान को जगह जगह सार्वजनिक कर रहा है, उसकी जान को खतरे में डाल रहा है। अभी तो मामला अमेरिका की कोर्ट में चल ही रहा है, अभी डिप्लोमेटिक चैनल पर दोनों देशों की बातचीत चल ही रही है। कौन सी जानकारी चाहिए इनको? जिस व्यक्ति को अमेरिका मोस्ट वांटेड बता रहा है, उसके बारे में अमेरिका क्या क्या कह रहा है वो आपको बताता हूं। अमेरिका के मुताबिक इस भारतीय नागरिक ने पन्नू को मारने की साजिश भारत से बैठे बैठे रची। इसी ने आतंकी पन्नू को मारने के लिए निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को हायर किया। अमेरिका ने शुरू में उसे भारत सरकार का एक कर्मचारी बताया। अमेरिका के मुताबिक यह व्यक्ति वरिष्ठ फील्ड अधिकारी है जो पहले सीआरपीएफ में रह चुका है। अमेरिका ने जो इसकी एक तस्वीर जारी की है उसमें यह भारतीय नागरिक सेना की वर्दी में दिख रहा है। अमेरिका ने इसकी और भी जानकारी दी, जिसे हम सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे ताकि इसकी जान को खतरा ना हो, क्योंकि इस देश का विपक्ष कुछ भी सोचे, हम तो यही जानते हैं कि रॉ का एजेंट हो या रॉ का पूर्व एजेंट हो, वो आपकी हमारी सुरक्षा के लिए ही अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वरना उनको कोई शौक नहीं है कि अपना परिवार छोड़कर कहीं किसी ऑपरेशन में लगे हों। कौन पूछता है बॉस उनकी जिंदगी के बारे में? कुछ उनको हो जाए, कोई बात करने वाला नहीं होता, किसी को वो बताते तक नहीं है कि वो रॉ के एजेंट हैं या खुफिया एजेंट हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं होता। और आज एक व्यक्ति अमेरिका ने कह दिया, इसलिए मोस्ट वांटेड हो गया इस देश के विपक्ष के लिए भी, और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका ने जैसे ही मोस्ट वांटेड की लिस्ट में एक भारतीय का नाम चस्पा किया, वैसे ही कांग्रेसी नेताओं के चेहरे चमक उठे कि मोदी को तो घेरने का मौका मिल गया। मुंबई कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें कहा गया कि बिग ब्रेकिंग, मोदी राज में भारत के लिए एक और काला अध्याय। एक पूर्व रॉ एजेंट अब एफबीआई की वांटेड लिस्ट में है। एफबीआई उसे अमेरिकी धरती पर मर्डर की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप में तलाश रही है। यह बहुत ही हैरान करने वाला है, जहां भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी विदेश में हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस तरह के अधिकारियों के चक्कर में भारत की छवि खराब हो रही है। पहले कनाडा राजनीतिक दखल का आरोप लगाता है और अब अमेरिका ऐसी अराजकता के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। मुंबई कांग्रेस ने यह तो बता दिया कि एक भारतीय नागरिक अमेरिका के लिए वांटेड है, लेकिन यह नहीं बताया कि अगर यह आरोप सही भी है तो वो भारतीय नागरिक वहां किसी मासूम को नहीं बल्कि एक आतंकी को खत्म करने का प्लान बना रहा था। अमेरिका के लिए आतंकी पन्नू भी अगर उसके यहां का नागरिक है तो इंपॉर्टेंट है, जो कि टेररिस्ट है। और आपके यहां का पूर्व रॉ एजेंट जो आपके लिए, आपके देश के लिए काम करता है, वो आपके यहां का नागरिक है, लेकिन मोदी को घेरने के चक्कर में आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ तो शर्म होनी चाहिए बॉस। इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने कनाडा के मामले में भी मोदी सरकार को घेरा, जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि जस्टिन ट्रूडो तो भारत पर आरोप लगाकर खुद एक्सपोज हो गए, लेकिन मोदी विरोध में कांग्रेस की उल्टी ही गंगा बह रही है। हालांकि बाद में मुंबई कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन सिर्फ भारत पर ही सवाल क्यों, जबकि यह तो दुनिया भर में होता है। अलग अलग देश की खुफिया एजेंसियों के दुनिया भर में सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, वो सीक्रेट ऑपरेशंस करती हैं। जैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 2011 में पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, वो भी तो टेररिस्ट था। अमेरिका में तो किसी ने नहीं कहा। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के तो आजकल के हमेशा से बड़े चर्चे हैं। हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप मोसाद ने सीक्रेट ऑपरेशन में मार गिराया उसको। इसी तरह से यूके में खुफिया एजेंसी MI6 है, फ्रांस की खुफिया एजेंसी DGSE है। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने अकेले कोई रॉ बना रखा है और कोई बहुत अलग सा काम कर रहा है। दुनिया भर में ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं। हर बार क्या घर में घुस के ठोकेंगे आप लोगों को? और यहां तो सवाल अमेरिका से होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू अमेरिका में ही पल रहा है। अमेरिका से ही पन्नू आए दिन भारत विरोधी बयान देता है।
इससे पहले 26/11 मुंबई अटैक का साजिश करता डेविड हेडली अमेरिका में रहता था। अमेरिका से उसने भारत आकर रेकी की थी। इसी तरह से 26/11 मुंबई अटैक का एक और साजिश करता तहव्वुर राणा अमेरिका में रहता था। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण आज तक अमेरिका ने नहीं किया। कई साल पहले रविंदर सिंह का एक मामला आया था जो रॉ एजेंट था, लेकिन बाद में सीआईए का डबल एजेंट हो गया और सीआईए को जानकारियां देता था। रविंदर सिंह के बारे में जब तक भारत को पता चला, उसे सीआईए ने भारत से भगा दिया और बाद में कह दिया कि रविंदर सिंह को तो वो जानते ही नहीं है। तो सवाल तो अमेरिका से होना चाहिए। और आप यह भी सोचिए कि जब आप कोई स्पाई मूवी देखते हैं, कोई वेब सीरीज देखते हैं जिसमें हीरो जासूस होता है, कोई एजेंट होता है और वो देश विदेश में कोई सीक्रेट ऑपरेशन करता है, दुश्मनों को मारता है या किसी बड़े हमले को नाकाम करता है, तब तो खूब ताली पीटते हैं लोग। जैसे आपने फैमिली मैन सीरीज देखी होगी, वेब सीरीज जो बहुत पॉपुलर हुई, उसमें मनोज वाजपेयी क्या थे? सीक्रेट एजेंट ही तो बने हुए। स्पेशल ऑप्स सीरीज आपने देखी होगी, बहुत पॉपुलर हुई। वो किस चीज पर थी? हॉलिडे, बेबी, पठान, टाइगर 3, इस तरह की फिल्मों में एजेंट्स ही तो दिखाए गए हैं। इस तरह की फिल्मों को तो खूब तारीफ मिलती है। लोग ऐसी फिल्में देखकर समझते हैं कि ऐसे गुमनाम हीरो भी होते हैं जो देश के लिए सीक्रेट तरीके से काम करते हैं, जान पर खेल जाते हैं। इनके बलिदान को सार्वजनिक तौर पर कोई जान भी नहीं पाता। ऐसे लोगों पर आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन आज जब यही फिल्मी कहानी रियल बनकर सामने आ गई तो कुछ लोग सवाल उठाने लगते हैं, नेता राजनीति करने लगते हैं। जो लोग राजनीति भी कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि इस देश के कई खुफिया एजेंट्स गुमनामी में इस देश को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ट्वीट कर पा रहे हैं झकाझक एसी में, क्योंकि कोई खुफिया एजेंट, इस देश के सैनिक बॉर्डर पर सब दिन रात काम कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भले ही पूर्व रॉ एजेंट को एफबीआई की वांटेड लिस्ट में डालने पर सरकार को घेर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर देश की जनता पूर्व रॉ एजेंट की तारीफों के पुल बांध रही है। एक यूजर ने लिखा कि अमेरिकी एजेंसी ने पूर्व रॉ एजेंट को न्यूयॉर्क में खालिस्तानी पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल पाया। हमें उस एजेंट पर गर्व है, सारे सुपर हीरो सलामी दे रहे हैं। एक और यूजर ने एक लड़की के नाम का जिक्र करते हुए उसे पूर्व रॉ एजेंट की गर्लफ्रेंड बताया और अमेरिकी एजेंसियों को उस लड़की पर नजर रखने की नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा करने से पूर्व रॉ एजेंट को जल्दी ढूंढने में मदद मिलेगी। आगे इस यूजर ने लिखा कि उसकी पहचान गुप्त रखते हुए उसके अकाउंट में $15,000 का रिवॉर्ड डिपॉजिट कर दिया जाए। यानी लोग अमेरिका के मजे भी ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई और पोस्ट भी वायरल हो रही हैं जिसमें लोग पूर्व रॉ एजेंट का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा ही एक पोस्ट देखिए जिसमें पूर्व रॉ एजेंट को बीच में खड़ा दिखाया गया है और सारे सुपर हीरो उसके सम्मान में झुके हुए नजर आ रहे हैं। एक और पोस्ट देखिए, इसमें यूजर ने एक मैप शेयर किया है जिसमें एक जगह भाड़ को पूर्व रॉ एजेंट की करंट लोकेशन बताया गया और अमेरिका को भाड़ में जाने की नसीहत दी गई, यानी गो टू भाड़। एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग पूर्व रॉ एजेंट को हीरो बता रहे हैं, दूसरी तरफ उसका नाम एफबीआई की वांटेड लिस्ट में डालने पर लोगों का गुस्सा अमेरिका पर फूट रहा है। ऐसी एक पोस्ट में एक यूजर ने ओसामा बिन लादेन और लीबिया के तानाशाह गद्दाफी की तस्वीर शेयर करते हुए अमेरिका को निशाने पर लिया और लिखा कि क्या अमेरिका ने इनको मारने से पहले संबंधित देशों से मंजूरी ली थी क्या? आगे पोस्ट में सवाल उठाया गया कि क्या अमेरिका ने नसरल्ला और याहिया सिनवार और दूसरे हमास नेताओं को मारने से पहले पूछा था क्या? ऐसी एक और पोस्ट में एक यूजर ने पूर्व रॉ एजेंट पर एफबीआई के डायरेक्टर के बयान को शेयर करते हुए लिखा कि आप करो तो संस्कार, दूसरा करे तो कैरेक्टर खराब है। देश की पब्लिक साथ दे रही है सरकार का, रॉ के पूर्व एजेंट का, और यहां का विपक्ष इसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढ रहा है। अब आपको वो पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं कि अमेरिका ने पन्नू मामले में भारत के एक्स एजेंट पर क्या आरोप तय किए, जिनके आधार पर अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने उसे अपनी वांटेड लिस्ट में डाला है। उसके बारे में भी जानिए। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में मर्डर फॉर हायर यानी भाड़े पर हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है कि पूर्व रॉ एजेंट अभी फरार चल रहा है और इस मामले में दाखिल पहली चार्जशीट में भारत के इस एक्स एजेंट को कोड नेम CC1 दिया गया, यानी उसे केस में को कॉन्स्पिरेटर बताया गया है। आरोप है कि भारत के एक्स एजेंट ने हत्या की साजिश में शामिल अपने सहयोगी को विक्टिम के घर का पता, फोन नंबर और उसकी पहचान से जुड़ी दूसरी जानकारियां मुहैया करवाई। भारत के एक्स एजेंट के जिस सहयोगी का जिक्र एफबीआई ने किया है उसका नाम निखिल गुप्ता बताया गया है, जिसे पिछले साल चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया गया था। निखिल गुप्ता को पहले ही पन्नू की हत्या की कथित साजिश में केस चलाने के लिए अमेरिका डिपोर्ट किया जा चुका है और अभी वो जेल में बंद है। 18 पन्नों की चार्जशीट में एक तस्वीर भी शेयर की गई है जिसमें न्यूयॉर्क में दो लोग कार के अंदर डॉलर्स का लेन देन कर रहे हैं।
जिसको लेकर एफबीआई का दावा है कि भारत के एक्स एजेंट और निखिल गुप्ता की तरफ से यह रकम कथित किलर को आतंकवादी पन्नू की हत्या के लिए दी गई थी। एफबीआई ने भारत के कथित एक्स एजेंट की 3 तस्वीरों के साथ एक वांटेड पोस्टर भी जारी किया और दावा किया है कि आरोपी के खिलाफ 10 अक्टूबर को ही गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। एफबीआई की चार्जशीट में एक्स एजेंट को लेकर कई और दावे किए गए। चार्जशीट के मुताबिक भारत के जिस एक्स एजेंट को आरोपी बनाया गया है वो भारत का सरकारी कर्मचारी है। उसने कथित तौर पर एक आपराधिक सहयोगी के साथ मिलकर साजिश रची और अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने पर अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की कोशिश की। चार्जशीट में दावा किया गया है कि भारत के एक्स एजेंट को 2 और नामों से भी जाना जाता है। इस केस में भारतीय एक्स एजेंट दूसरा आरोपी है जिस पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। चार्जशीट के मुताबिक भारत के एक्स एजेंट ने अपनी पोजीशन को सीनियर फील्ड ऑफिसर के तौर पर मेंशन किया, जिसकी जिम्मेदारियां सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस की। चार्जशीट में यह भी दावा है कि भारत का यह एक्स एजेंट पहले भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में रह चुका है और उसे अधिकारियों को दी जाने वाली बैटल क्राफ्ट और वेपन की ट्रेनिंग मिली है। आगे चार्जशीट कहती है कि यह एक्स एजेंट भारत से हत्या की साजिश रच रहा था और उसके लिए उसे निर्देश दिए गए। हालांकि भारत के एक्स एजेंट की जिस तस्वीर में उसे सेना की यूनिफॉर्म में दिखाया गया है उसमें रैंक की पहचान के लिए ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे उसके अफसर होने का पता चल रहा है, लेकिन चार्जशीट में उसे सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बता दिया गया। अमेरिका के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जिस एजेंट के नाम का जिक्र किया जा रहा है वो अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। भारत सरकार पहले ही अमेरिकी धरती पर किसी अमेरिकी नागरिक की हत्या की ऐसी किसी भी साजिश में शामिल होने से इनकार कर चुकी है। पिछले साल अमेरिका के आरोपों के बाद भारत सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी भी बनाई थी। अमेरिका ने इस मामले में भारत से मिले सहयोग पर संतोष जताया है। अब आपको उस केस के बारे में भी बताता हूं जिसमें एक्स एजेंट को एफबीआई की वांटेड लिस्ट में डाला गया। दरअसल पिछले साल वेस्टर्न मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका की जमीन पर आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची गई, जिसे नाकाम कर दिया गया। पन्नू अमेरिकी नागरिक है और भारत ने उसे आतंकी घोषित किया हुआ है। इस मामले में बाद में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस मामले में न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दायर किया था। इसी केस में निखिल गुप्ता और भारत के एक्स एजेंट पर पन्नू की हत्या की प्लानिंग के लिए आरोपी बनाया गया। आरोप है कि पन्नू की हत्या के लिए $1 लाख की सुपारी दी गई, जिसके एडवांस के तौर पर $15,000 की पेमेंट न्यूयॉर्क में की गई। गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिकी नागरिक है। अमेरिका अपनी ही जमीन पर अपने नागरिक की हत्या की साजिश से भड़का हुआ है और अमेरिकी कोर्ट में वकील यह कहकर पन्नू का समर्थन कर रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जो अपने बोलने की आजादी के अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए उसे खामोश करने की साजिश की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिसे अमेरिका बोलने की आजादी कह रहा है उसे दरअसल आतंकी हमले की धमकी कहना चाहिए, क्योंकि पन्नू आए दिन भारत को किसी ना किसी बात पर धमकाता है। कभी वो एयरपोर्ट तो कभी फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी देता है, कभी वो भारत के प्रधानमंत्री को धमकी देता है, कभी देश की संसद पर हमले की धमकी देता है, कभी कनाडा में हिंदुओं को देश छोड़ने की धमकी देता है, कभी पंजाब तो कभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देता है, कभी राम मंदिर को लेकर धमकी देता है। साल 2020 में गृह मंत्रालय ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को आतंकवादी घोषित किया था। गृह मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका में रहने वाला पन्नू गैर कानूनी संस्था सिख फॉर जस्टिस का अहम सदस्य है। पन्नू सीमा पार और विदेशी धरती से आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में शामिल है। पन्नू राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और खालिस्तान मूवमेंट में शामिल है और पंजाब में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की साजिश रच रहा है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2019 को यूएपीए के तहत सिख फॉर जस्टिस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था। पन्नू जो कर रहा है, अगर वो बोलने की आजादी के लेवल पर आता है और इसलिए उसे कुछ भी करने दिया जा सकता है, तो कोई अमेरिका से पूछे कि तुम्हारे यहां कोई घुसता है तो इतने 10 लेवल की चेकिंग क्या करते हो? फिर जाने दो लोगों को, जब कोई घटना होगी तो पकड़ना। भाई तुम्हारा लॉजिक यही है ना कि पन्नू जब कोई आतंकी हमला कर दे, किसी को मार दे, तब वो तुम्हारी नजर में आतंकी होगा। तो जो लोग आ रहे हैं उनको भी तभी पकड़ना ना भाई, जब वो आतंकी साबित हो जाए, कोई आतंकी घटना कर दें। वहां तो लेके टों करके कपड़े उतार के चेक करते हो। अपने मामले में तो दुख होने लगता है। जो लोग अमेरिका में पूर्व रॉ एजेंट के मोस्ट वांटेड होने को लेकर भारत में ही अपने ही देश पर सवाल उठा रहे हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि रॉ जैसी खुफिया एजेंसियां आज कोई नरेंद्र मोदी के दौर में नहीं बनी है। रॉ का अपना एक इतिहास है और सालों साल से रॉ देश के लिए काम कर रही है। रॉ का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका गठन आज से 56 साल पहले हुआ था। 1968 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने नई खुफिया एजेंसी बनाने के लिए कहा था। इससे पहले सिर्फ एक फुल फ्लेजेड खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ करती थी, यानी आईबी। लेकिन बाद में देश के लिए दूसरी
फुल फ्लेजेड खुफिया एजेंसी की जरूरत महसूस की गई जो विदेशों से भी जानकारी जुटा सके, जिसकी वजह से 1968 में रॉ अस्तित्व में आई, जिसे फॉरेन इंटेलिजेंस का काम मिला, यानी विदेशी धरती से जानकारी जुटाकर भारत की सुरक्षा में योगदान देने का। तो नरेंद्र मोदी ने रॉ को बनाया नहीं, और इसके पहले जो रॉ के एजेंट्स रहे वो भी देश के लिए खुफिया जानकारी जुटाते थे, कोवर्ट ऑपरेशन करते थे। उन्हें मटर छीलने के लिए हायर नहीं किया गया था। रॉ को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई थी, इसका भी बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। रॉ को बनाने के 3 साल पहले भारत पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच 22 दिन युद्ध चला। इस युद्ध में हमेशा की तरह पाकिस्तान पर भारत भारी पड़ा, लेकिन युद्ध में भारत को एक कमी महसूस हुई कि उसके पास पाकिस्तान से जुड़ी गुप्त जानकारियों की कमी थी। पाकिस्तान के पास हथियारों की बहुत कमी हो गई थी और उसे हथियार कहीं और से मिलने की संभावना भी नहीं थी, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने पर रोक लगा दिया था। लेकिन भारत को यह गुप्त जानकारी सही समय पर नहीं मिल सकी कि पाकिस्तान के पास हथियारों की कमी हो गई। इस जानकारी के अभाव के बीच ही युद्ध विराम हो गया, और जिस दिन युद्ध विराम हुआ उस दिन तक पाकिस्तान के सारे हथियार खत्म हो चुके थे। अगर पाकिस्तान से जुड़ी सटीक जानकारी पहले मिल गई होती तो 1965 के युद्ध में भारत कहीं और बड़ी जीत हासिल करता और पाकिस्तान सरेंडर कर चुका होता। रॉ के पूर्व प्रमुख शंकरन नायर ने अपनी एक किताब में इसका जिक्र किया कि भारत को सटीक जानकारी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि इसे जुटाने का काम नकारा जासूसों के पास था। इसी के बाद यह तय किया गया कि नई खुफिया एजेंसी का गठन होगा, जिसका काम देश के बाहर की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना होगा, कोवर्ट ऑपरेशंस करना होगा। इसी में 1968 में आईबी के बेस्ट ऑफिसर्स और जासूसों को लेकर रॉ का गठन किया गया। रॉ के पहले चीफ RN काव थे, जो उस वक्त आईबी के डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे। इसके अलावा शंकरन नायर को डिप्टी बनाया गया, जो बाद में रॉ के चीफ बने। तब आईबी में काम कर रहे 250 लोगों को सेलेक्ट करके रॉ में ट्रांसफर किया गया। रॉ अपने एजेंट सीधे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ही सेलेक्ट कर लेती। शुरू में इसका मजाक भी बना, क्योंकि रॉ के लोगों के रिश्तेदार दोस्तों को नौकरियां मिल रही थी। लोग इसे मजाक में रिलेटिव्स एंड एसोसिएट्स वेलफेयर एसोसिएशन कहने लगे थे। लेकिन बाद में रॉ ने अपने सिलेक्शन का तरीका बदला और बहुत टफ एग्जाम कर दिया गया। जैसे जैसे देश पर बाहरी खतरा बढ़ता गया, वैसे वैसे रॉ की जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई। आज की डेट में रॉ देश की सुरक्षा के लिए सबसे अहम एजेंसी है और इसका दुनिया में नाम है। जो लोग खुफिया एजेंसीज के एजेंट्स को लेकर देश पर सवाल उठाने लगते हैं, उन्हें यह पता नहीं क्या कि एजेंट्स काम कैसे करते हैं और कैसे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर देश के लिए काम करते हैं। बॉस, यहां देश में हर आदमी यह चाहता है कि वो एक रील भी बनाए ना, तो उसके मिलियन में व्यूज आ जाएं। हर आदमी पहचान के लिए मरा जा रहा है। और आप सोचिए कि रॉ के एजेंट्स ऐसे होते हैं जो जिंदगी अपनी लगा देते हैं बिना किसी को पहचान बताए कि वो देश के लिए इतना समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। जान चली जाएगी तो भी नहीं बता सकते। कई बार तो परिवार को भी नहीं पता होता कि रॉ के एजेंट है उनके घर के लोग। ऐसे लोगों पर आप सवाल उठा रहे हो। रॉ पर आधारित एक किताब है, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। इसमें एक किस्सा बताया गया है। एक बार रॉ में काम कर रहे किसी एजेंट विक्रम सिंह को विशाल पंडित बनकर मॉस्को जाना पड़ा। इसके बाद उनके परिवार वालों को भी अपना नाम बदलना पड़ा। विदेश में सीक्रेट पोस्टिंग के दौरान उनके घर बच्चा पैदा हुआ तो उसका सरनेम भी नकली रखा गया और वो सरनेम पूरी उम्र उसके साथ चिपका रहा। ऐसी जिंदगी जीते हैं इस देश के खुफिया एजेंट्स। रॉ एजेंट्स की जब भी बात होती है तो रविंद्र कौशिक का नाम जरूर लिया जाता है। रविंद्र कौशिक के बारे में कहा जाता है कि रविंद्र कौशिक वो खतरनाक जासूस थे जो पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गए। रविंद्र कौशिक राजस्थान के रहने वाले थे और एक एयरफोर्स ऑफिसर के बेटे थे। जब रविंद्र कौशिक कॉलेज में थे तब रॉ ने उनकी भर्ती कर ली। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में अंडर कवर ऑपरेशन के लिए दिल्ली में 2 साल ट्रेनिंग मिली। इसके बाद 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक नबी अहमद शाकिर के तौर पर पाकिस्तान चले गए। रविंद्र कौशिक ने वहीं पर कराची यूनिवर्सिटी से LLB की और फिर पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन की। उन्होंने पाकिस्तान में अमानत नाम की स्थानीय लड़की से शादी की। उनका एक बेटा हुआ। पाकिस्तान की सेना में रविंद्र कौशिक मेजर की रैंक तक पहुंच गए। 1979 से लेकर 1983 तक रविंद्र कौशिक ने अहम खुफिया जानकारियां भेजी। उन्हें इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। बाद में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और वो करीब 16 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे। 2001 में सिर्फ 49 साल की उम्र में पाकिस्तान के मियां वाली जेल में ही उनकी मौत हो गई। तब तो किसी ने नहीं पूछा इंदिरा गांधी से कि अरे अरे भारत का एजेंट पकड़ा गया पाकिस्तान में, भारत की सरकार क्या कर रही है। बॉस, आप देश में विपक्ष में बैठे हैं, आपका काम है मोदी सरकार से सवाल पूछना।
लेकिन कहीं तो एक लाइन ड्रॉ होगी, कहीं तो देश दिखेगा कि सिर्फ मोदी ही दिख रहा है। रॉ एजेंट्स के ऐसे गजब गजब किस्से हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएं। एक बार तो रॉ एजेंट्स ने एक बाल से पता लगा लिया था कि पाकिस्तान एटम बॉम्ब बना रहा है। यह बात 1974 की है, जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भी चोरी छुपे एटम बॉम्ब बनाने पर काम शुरू किया। इसका पता लगाने के लिए रॉ एजेंट्स को काम पर लगाया गया। अब वाहें यह थी कि पाकिस्तान पंजाब के कहूटा में परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि कैसे हो? इसके लिए रॉ ने पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को एक्टिव किया। बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से सीक्रेट तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। वहां तक पहुंचना किसी और के लिए बेहद मुश्किल था। ऐसे में रॉ ने अपने ऑपरेशन के लिए अनोखा तरीका निकाला। रॉ एजेंट्स ने पाकिस्तान के कहूटा में एक नाई की दुकान का पता लगाया। यह वही दुकान थी जहां पर पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे। नाई की दुकान में एक वैज्ञानिक के पीछे पीछे रॉ के एजेंट गए। बाल कटवाने के बहाने उस वैज्ञानिक के कटे हुए बालों को चुपके से उठा लिया। इन बालों को किसी तरह से लैब टेस्ट के लिए भारत भेजा गया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पाकिस्तानी वैज्ञानिक के बालों में रेडिएशन के अंश मिले। इससे भारत को पता चला कि पाकिस्तान एटम बॉम्ब बनाने में काम में लगा हुआ है। आप सोचिए कैसे ये लोग काम करते हैं, और आप उसको विलन बता रहे हो क्योंकि अमेरिका ने कह दिया। अरे आप भारतीय हो क्या अमेरिकी हो बॉस? इसलिए मुझे लगा कि यह चैप्टर आपको दिखाना चाहिए। और इस देश में जितने खुफिया एजेंट्स काम कर रहे हैं ना, उन सबको सल्यूट करना चाहिए आपको। पाठशाला में अब अगली क्लास। मोदी के नए भारत और इजरायल का मैसेज क्लियर है, हर आतंकी को मिट्टी में मिलाएंगे। इजरायल ने हिजबुल्लाह के बाद अब हमास के चीफ को कैसे ठोक दिया कि सब कांप गए। अब जरा यह चैप्टर देखिए। नरेंद्र मोदी का नया भारत हो या फिर नेतन्याहू का इजरायल, दोनों का फंडा क्लियर है कि देश के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, एयर स्ट्राइक कर देता है। उधर इजरायल भी आजकल ऐसे ऐसे ऑपरेशन कर रहा है कि जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। चाहे लेबनान में पेजर ब्लास्ट हो और हिजबुल्लाह के आतंकियों को निपटा देना हो, या फिर हिजबुल्लाह के नसरल्लाह को ठोक देना हो, या फिर लेटेस्ट में हमास के चीफ को निपटा देने का मामला हो। इजरायल भी किसी को बख्श नहीं रहा। नरेंद्र मोदी का भी मैसेज क्लियर है कि आतंकवाद के मामले पर कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान से बात तभी होगी जब आतंकवाद से वो निपटेगा। कनाडा कितना भी चिल्लाता रहे, भारत सरेंडर मोड में नहीं आएगा। अमेरिका कुछ भी कहे, भारत सरेंडर मोड में नहीं आएगा। तो भारत और इजरायल आतंकवाद के मुद्दे पर सेम पेज पर है, छोड़ने का नहीं है इनको। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ को निपटाने के बाद अब इजरायल ने गाजा में हमास चीफ याह्या सिनवार को भी खत्म कर दिया है। कल गाजा में एक हमले में इजरायल ने याह्या सिनवार को मार दिया। इजरायल को इसकी तलाश पिछले 7 अक्टूबर की घटना के बाद से थी। यही है सिनवार को 7 अक्टूबर की घटना का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसमें हमास ने इजरायल के 251 लोगों को किडनैप किया था और 1200 से ज्यादा लोगों की हत्याएं की थी। इस घटना के बाद से इजरायल की फौज और उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद इसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन कल यह तलाश उस समय पूरी हो गई जब गाजा के एक शहर रफा में एक हमले के बाद इसकी लाश मिली। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सिनवार की मौत इजरायल से बाई चांस हो गई। यानी हमले से पहले इजरायल के सैनिकों को पता नहीं था कि उन्होंने हमास चीफ याह्या सिनवार को मार दिया है। यह बात तो उस समय कंफर्म हुई जब हमले के बाद इसकी डेड बॉडी चेक की गई। दरअसल हमले के समय सिनवार ने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सिनवार का आखिरी वीडियो देखिए। इस बिल्डिंग पर हमला करने के बाद इजरायल के सैनिकों ने बिल्डिंग के अंदर एक ड्रोन भेजा। इस ड्रोन में बिल्डिंग के अंदर सोफे पर एक घायल आदमी बैठा हुआ था। ये देखिए, इस आदमी का चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था और दाएं हाथ की कलाई ब्लास्ट में उड़ गई थी। देख रहे हैं, हाथ उड़ा हुआ है। जब यह ड्रोन इसके करीब पहुंचा तो इसने अपने बाएं हाथ से एक छड़ी जैसी चीज को ड्रोन की तरफ फेंका, लेकिन ड्रोन बच गया। इसके बाद इस बिल्डिंग पर दोबारा हमला किया गया, जिसमें याह्या सिनवार मारा गया। अब यह भी समझिए कि इजरायल की सेना ने कैसे इस पूरे मिशन को अंजाम दिया, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन सिनवार को मार दिया है। दरअसल 16 अक्टूबर को गाजा का शहर रफा में इजरायल के सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान इजरायली सैनिकों को ताल अल सुल्तान इलाके की एक इमारत में एक संदिग्ध आदमी घुसता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद सैनिकों ने इमारत को घेरकर वहां गोलियां चलानी शुरू की। इस दौरान ड्रोन के इस्तेमाल से पता चला कि इस बिल्डिंग में 2 लोग और छुपे हुए हैं और ये सभी लोग अपने चेहरे ढककर रखे हुए थे। ये तीनों लोग इस बिल्डिंग से भागने की फिराक में थे। जैसे ही इजरायल के सैनिक इमारत के पास पहुंचे तो उनके ऊपर बिल्डिंग के अंदर से ग्रेनेड फेंके गए।
इसके बाद इजरायली सैनिक पीछे हट गए और मिसाइल अटैक से इस बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। इस धमाके के बाद बिल्डिंग के अंदर ड्रोन भेजा गया जिसमें सोफे पर बैठा हुआ आदमी दिखाई दिया। वो सिनवार ही था, लेकिन तब तक इजरायली सैनिकों को इसके बारे में पता नहीं था। एक और वीडियो देखिए। दरअसल इस ड्रोन फुटेज को देखने के बाद इजरायली सेना ने इस बिल्डिंग पर मिसाइल से दोबारा हमला किया। इजरायल के सैनिकों को शक था कि इस बिल्डिंग के अंदर हमास के कई आतंकी छुपे हो सकते हैं और इसके लिए उन्होंने कुछ दूरी से निशाना लगाकर मिसाइल से हमला किया। ये देखिए कैसे धमाका हुआ। फुल फ्रेम दिखाइए एक बार। इस हमले के बाद पूरी बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई। इस हमले के बाद ही इजरायल के सैनिक अंदर घुसे जहां सिनवार की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली। अब आपको नक्शे की मदद से वो जगह भी बताता हूं जहां इस पूरे मिशन को अंजाम दिया गया। इजरायल के मैप के बगल में गाजा पट्टी का इलाका है। जरा यहां दिखाइए दर्शकों को कि कहां पर यह घटना घटी है। आपको थोड़ा यह भी समझ में आना चाहिए। तो जो इजरायल का मैप है उसके बगल में अगर आप देखेंगे, यहां पर आप देखिए गाजा पट्टी का इलाका है। इसके दक्षिण में रफा नाम का शहर है। ये जो आप देख रहे हैं, यहां पर जो धमाका देख रहे हैं, ये रफा है। इसकी एक बिल्डिंग में सिनवार को मारा गया है। तो यहां गाजा पट्टी और यहां आप देख रहे हैं रफा, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। सिनवार पर आखिरी हमले के बाद इजरायल के सैनिक जब इस इमारत में घुसे और डेड बॉडी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि हमास के चीफ याह्या सिनवार की डेड बॉडी थी। इसकी दूसरी वजह यह भी थी कि इसी साल 23 सितंबर को भी इजरायली सेना ने सिनवार को मारने का दावा किया था। हालांकि इसके कुछ दिन बाद सिनवार के जिंदा होने की खबर मिली। यही वजह है कि कल इजरायल ने सिनवार की मौत को कंफर्म नहीं किया था। इसके लिए इजरायल के सैनिकों ने पहले डेड बॉडी को सिनवार की तस्वीर के चेहरे को मिलाने की कोशिश की। इसमें भी खास तौर पर सिनवार के दांत मिलाए गए। एक एक दांत की बनावट चेक की गई। इन दोनों तस्वीरों में सिनवार के दांतों की बनावट एक जैसी निकली। इसके बाद डेड बॉडी के हाथ में पहनी हुई घड़ी और सिनवार की पुरानी तस्वीरों में पहनी हुई घड़ियों को मिलाया गया। दरअसल सिनवार को घड़ी पहनने का बहुत शौक था। इससे यह भरोसा हो गया कि सिनवार ही है। इसके बाद पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए इजरायल के सैनिकों ने डेड बॉडी की उंगलियां काटकर फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्ट के लिए इजरायल भेजा, ताकि पूरी तरह पक्का हो जाए कि इस बार सिनवार ही मरा है। बाद में इजरायल ने भी कंफर्म कर दिया कि हां, सिनवार गया। इसके बाद यह खबर पूरी दुनिया को बताई। सिनवार की मौत के बाद पूरे इजरायल में खुशी और जश्न का माहौल है। इजरायल के लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। हाथों में इजरायल के झंडे लेकर यहां के लोग सड़कों पर डांस कर रहे हैं। इजरायल के लोग पिछले एक साल से सिनवार की मौत का इंतजार कर रहे थे। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले में इजरायल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। इस हमले से पूरे इजरायल में दुख और मातम का माहौल था। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि सिनवार भी मारा गया तो लोगों ने पार्टी करना शुरू कर दी। सिनवार की मौत से इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी बहुत खुश हैं। वो इसे इजरायल की बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं, लेकिन अपने सैनिक अधिकारियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें नेतन्याहू एक ड्रिंक का सिप लेकर उसे अपने साथियों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसके बाद बाकी अधिकारी भी इसे पीकर आगे शेयर कर रहे हैं। बाद में नेतन्याहू ने इजरायल के लोगों के साथ इस खुशखबरी को शेयर भी किया। सुनिए नेतन्याहू किस तरह अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने सिनवार की मौत पर क्या रिएक्शन दिया है वो भी बताऊंगा। Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. आतंकी सिनवार की मौत पर सिर्फ इजरायली खुश नहीं है। इस लिस्ट में अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और फ्रांस से लेकर इटली तक सभी इजरायल को बधाई दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि आज इजरायल, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि सिनवार 30 से ज्यादा देशों में हजारों नागरिकों की मौत का जिम्मेदार था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि सिनवार 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था। फ्रांस अभी भी हमास की कैद में शामिल लोगों की रिहाई की मांग करता है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन सिनवार की मौत पर शोक नहीं मनाएगा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि सिनवार की मौत के बाद बंधकों को रिहा किया जाए और गाजा में युद्ध विराम की घोषणा हो। अब यह भी समझ लेना चाहिए कि सिनवार से बदला लेने में इजरायल को 1 साल का समय क्यों लगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिनवार अपने साथ एक ह्यूमन चेन लेकर चलता था, जिसमें इजरायल के छोटे छोटे बच्चे उसके साथ चलते थे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमास जो है वो
फिलिस्तीनियों की लड़ाई लड़ रहा है, वो मानवता की लड़ाई लड़ रहा है। कौन सी मानवता? बहुत छोटे छोटे बच्चों को अपने शील्ड की तरह इस्तेमाल करके चलने वाला डरपोक आदमी, वो कौन सी लड़ाई लड़ रहा है? ये गाजा में हमास के ठिकाने का एक वीडियो है जिसमें सिनवार के आसपास इजराइल से किडनैप किए गए बच्चे चल रहे हैं। यही वजह थी कि इजराइल चाहकर भी सिनवार पर अटैक नहीं कर पा रहा था। हमास ने पूरे गाजा में इतनी गहरी टनल बना रखी है कि इन पर हमला करना बहुत मुश्किल था। कई टनल की गहराई तो कई हजार फीट है। ये टनल आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमले के दौरान सिनवार निकल जाता था। इसके अलावा कई टनल इतनी चौड़ी हैं कि उसमें कार चलाई जा सकती है। ये टनल में कार चल रही है बॉस। ये सिनवार का वीडियो है जिसमें वो टनल के अंदर कार से जा रहा है। सोचिए कैसा टनल नेटवर्क इन लोगों ने बनाया हुआ था। सिनवार की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमास को चलाएगा कौन? क्योंकि इजराइल ने एक एक करके हमास के सीनियर आतंकियों को तो निपटा दिया। भाई इसमें 13 जुलाई को हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ को मार दिया इजराइल ने। 31 जुलाई को हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिये को मार दिया। 16 अक्टूबर को हमास चीफ सिनवार को भी मार दिया। सब ऊपर मिल रहे, अरे तुम भी आ गए, निपटा दिया तुमको भी। इजराइल ने किस तरह हमास के आतंकियों को मारा है, इसे आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। इजराइल ने हमास के सीनियर आतंकियों का एक पोस्टर बनाया है। इसमें जिस आतंकी को मार दिया जाता है उसकी तस्वीर के आगे क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है। और देखिए ऑलमोस्ट भर ही गया है, कुछ ही लोग बचे। जो बचे हैं सोचिए उनकी क्या हालत हो। सिनवार की मौत के बाद अगला हमास चीफ कौन होगा, इसकी तलाश शुरू हो गई। इस समय हमास का अगला चीफ बनने के लिए 4 दावेदार हैं। पहला नाम खालिद मिशाल का है, क्योंकि खालिद हानिये से पहले 21 सालों तक हमास का चीफ रहा। साल 1987 में जब हमास का गठन हुआ तो उसमें खालिद भी शामिल था। यह 1996 में हमास का पॉलिटिकल चीफ बना और 2017 तक इस पद पर रहा। खालिद इस समय दोहा में रहता है और हमास की विदेश नीति का बड़ा चेहरा है। दूसरा नाम है ज़ेहर ज़बरीन। यह फंडिंग का जुगाड़ करता है, इसलिए इसे हमास का CEO भी बुलाया जाता है। यह फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कैदियों की अदला बदली में बड़ी भूमिका निभाता है। यह हानिये के डिप्टी के तौर पर काम कर रहा था। खलील अल हय्या भी ज़बरीन की तरह हानिये के डिप्टी के तौर पर काम कर रहा था। अल हय्या इजराइल से बातचीत के पक्ष में नहीं है। इसका मानना है कि इजराइल को हराकर ही फिलिस्तीन की समस्या का समाधान हो सकता है। इसके ईरान, तुर्की, सीरिया, कतर और मिस्र के साथ अच्छे संबंध हैं। चौथा नाम है मूसा अबू मरजोक का। मूसा अबू मरजोक हमास के फाउंडर्स में से एक है। मरजोक 1992 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का पहला चेयरमैन बना। इसके बाद 1996 से 2013 तक हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का डिप्टी चेयरमैन भी रहा। तो ये 4 नाम हैं जो कहा जा रहा है कि हमास के अगले चीफ हो सकते हैं। लेकिन कौन बनना चाहेगा भाई? जिस तरह से इजराइल ठोक रहा है, जो बनेगा वो पहले ऊपर जाएगा वाला हिसाब है। तो सब एक दूसरे को आगे करेंगे कि तुम बढ़ो ना भाई, हम हैं पीछे, तुमको बनना चाहिए। खैर, इजराइल का तो आतंक है ही, लेकिन यूपी में कैसे आतंक को, माफिया के आतंक को योगी आदित्यनाथ ने खत्म किया है, अब उसका चैप्टर खोलते हैं। पाठशाला में अगली क्लास। यूपी उपचुनाव के पहले अखिलेश का प्लान फेल। सीएम योगी ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? बहराइच एनकाउंटर की गूंज, जुमे की नमाज के बाद आज क्या क्या हुआ, और एनकाउंटर मॉडल पर हंगामा मचाने वाले योगी का दूसरा मॉडल देखकर हैरान रह जाएंगे। अब इसका चैप्टर। उत्तर प्रदेश में गजब की राजनीति चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन इतने जोश में था कि क्या ही कहा जाए, लेकिन अब जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है जिसमें राहुल और अखिलेश दोनों फंसे हुए। इंडी गठबंधन यूपी में उपचुनाव को लेकर जो प्लानिंग कर रहा था वो सारी प्लानिंग धरी की धरी दिख रही है। सीएम योगी उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं जिस पर बोलकर अखिलेश यादव फंस जाते हैं और राहुल गांधी कुछ बोल ही नहीं पाते। यूपी उपचुनाव में बुलडोजर और एनकाउंटर की गूंज साफ सुनाई दे रही है। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। अब आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलने वाला है। इस माहौल के बीच अखिलेश का पीडीए कार्ड कितना काम करेगा, यह भी सवाल है। राहुल का संविधान बचाओ नैरेटिव और जातिगत जनगणना का मुद्दा पहले ही हरियाणा में फेल हो चुका है और बीजेपी फ्रंट फुट पर हिंदुत्व की पिच पर खेल रही है। बहराइच की घटना में क्या अपडेट है वो आपको बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि कैसे बहराइच के मामले में इंडी गठबंधन फंस गया। लेकिन पहले इंडी गठबंधन के अंदर चल रही उठापटक के बारे में सुनिए। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर को छोड़कर 9 सीटों पर बाइपोल है। इन 10 सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी। फिर पता चला कि चुनाव तो 9 पर ही है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि हरियाणा चुनाव जीतने के बाद वो अखिलेश से अपनी शर्तों पर सीट मांगेंगे, लेकिन हरियाणा तो हार गए। अब नतीजा यह हुआ कि यूपी में कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत घट गई। पहले भी कोई बहुत तूफानी नहीं थी, लेकिन अब और घट गई।
कांग्रेस पहले उपचुनाव में 5 सीट मांग रही थी, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 2 सीट दी है। कांग्रेस जो मांग रही थी वो भी अखिलेश यादव ने नहीं दिया। मतलब एक तो दे ही 2 सीट रहे और वो भी कांग्रेस की पसंद का नहीं दे रहे हैं अखिलेश यादव। मतलब एकदम लाइन पे ला दिए हैं कि भाई जितना है उतना ना लोगे, कुछ भी। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। अखिलेश के इस सपने को पूरा करने में कांग्रेस कोई मदद ही नहीं कर रही। अखिलेश ने भी दिखा दिया कि यूपी में कांग्रेस की क्या हैसियत है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस ऐसे हवा में उड़ रही थी जैसे चुनाव ही जीत लिया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि यूपी उपचुनाव में अखिलेश के साथ बराबरी की डील होगी, लेकिन अखिलेश यादव भी कांग्रेस के रवैये से बहुत खुश नहीं दिख रहे। अखिलेश मीडिया में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी तैयारी चल रही थी। कांग्रेस से बिना चर्चा किए कहा गया कि 9 अक्टूबर को अखिलेश ने 6 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए। उसी समय साफ हो गया था कि कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही थी उतनी उसे मिलने वाली है नहीं। बाकी जो 4 सीटें बची थी उस पर कांग्रेस ने दावा ठोकना शुरू किया, लेकिन अखिलेश ने उस दावे पर भी पानी फेर दिया। आप खुद देखिए, अखिलेश ने पहले 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस के सामने 4 सीटों का विकल्प बचा। फिर अखिलेश ने 7वीं सीट पर भी कैंडिडेट उतार दिया। अब कांग्रेस के पास 3 सीटें बची थी, लेकिन चुनाव ही 9 पर हो रहा है तो वो भी घट के 2 हो गई। तो अखिलेश ने कांग्रेस को कहा कि ये 2 बचा है बॉस, ले लो। और इसमें गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट कांग्रेस को दे दी। ये दोनों ही सीटें लंबे समय से बीजेपी के पास रही हैं, यानी अखिलेश ने कांग्रेस को 2 मुश्किल से सीटें दे दी। भाई उनको पता है अखिलेश यादव को कि कांग्रेस पार्टी यूपी में लोकसभा में सीटें लाई तो अखिलेश यादव की पार्टी के कंधे पे बैठ के लाई। उसके बाद राहुल गांधी को पूरे सोशल मीडिया में हीरो बता दिया, अखिलेश यादव साइड हो गए या कर दिए गए। अब अखिलेश यादव ने कहा कि एक काम करो, बहुत हीरो हैं अगर आप लोग कांग्रेस वाले, तो आप लोग कंधे से उतरो, अब बीजेपी से 1 to 1 फाइट करो जहां पे बीजेपी स्ट्रांग है, तब ना मानेंगे कि हराए बीजेपी को। अखिलेश ने कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट देकर एक तरह से चुनौती दी कि जाओ बीजेपी के गढ़ में ये दोनों सीटें जीत के दिखाओ, फिर आना बात करना। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी टफ सीटें। आप देखिए कि गाजियाबाद से कांग्रेस आखिरी बार 2002 में जीती थी। समाजवादी पार्टी तो सिर्फ एक बार ही यहां से जीत पाई है। 2017 से गाजियाबाद सीट पर बीजेपी जीत रही। इसी तरह खैर सीट पर आखिरी बार कांग्रेस 1980 में जीती थी। समाजवादी पार्टी का तो यहां खाता तक नहीं खुल पाया है। बीजेपी खैर सीट पर 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। 2017 से खैर विधानसभा सीट बीजेपी के पास है। यानी यह हालत वैसे हो गई कि कांग्रेस कह रही थी कि हमको बैटिंग चाहिए, और जैसे ही बॉलिंग पे बुमराह आया तो कहा गया कि जाओ तुम बैटिंग करो। अब कांग्रेस कह रही है बुमराह कैसे खेलेंगे, वो तो हम खेल ही नहीं पाते। तो अखिलेश यादव कह रहे तो खेल के दिखाओ, मारो सेंचुरी। यानी हारी हुई 2 सीटें अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दे दी, और इन सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस क्या ही हासिल करेगी ये खुद कांग्रेस को समझ में आ रहा है। कांग्रेस को मुश्किल सीटें देकर अखिलेश अपने हिस्से की सीटों पर कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव ने 7 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं, जिनपे मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप यादव, कानपुर की सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद, अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से शोभावती वर्मा, प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से सुंबुल राणा, मिर्जापुर की मझवा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। इसमें मीरापुर सीट से कैंडिडेट का ऐलान तो आज ही किया गया। सुंबुल राणा बीएसपी के कोऑर्डिनेटर मुनकाद अली की बेटी और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं, और वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश यादव ने कैंडिडेट्स का ऐलान किया तो बीजेपी को मौका मिल गया हमला करने का। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगा दिया। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया, जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं। तेज प्रताप यादव के लिए तो नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीद लिया गया है। वहीं मीरापुर से पूर्व सांसद की बहू को टिकट मिला है। सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट मिला है। नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है। इसी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर तंज कसा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जातिवाद और परिवारवाद तुष्टीकरण के प्रतीक है। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव, तीनों चीजें उनमें कूट कूट कर भरी हैं। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। कहने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग हो गई और दोनों ही दल दावा भी कर रहे हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटों के बंटवारे से ही साफ हो जा रहा है कि अखिलेश की मंशा क्या थी। दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारियां नेक्स्ट लेवल पर है। बीजेपी हर सीट के लिए विनिंग कैंडिडेट की तलाश कर रही है। इसके लिए लगातार उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग चल रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी ने संभावित कैंडिडेट्स की लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दी है और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद उम्मीदवारों का ऐलान होगा। बीजेपी की संभावित लिस्ट में किस किस का नाम है वो भी आपको बताता हूं।
गाजियाबाद से संजीव शर्मा के नाम की चर्चा चल रही है। फूलपुर से दीपक पटेल, अनिरुद्ध पटेल और कविता पटेल, सीसामऊ से सुरेश अवस्थी, नीतू सिंह और नीरज, खैर से भोला दिवाकर और मुकेश सूर्यवंशी, मंझवा से सुचिस्मिता मौर्य और सीएल बिंद, कुंदरकी से शेफली सिंह, रामवीर और मनीष सिंह, कटेरी से धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी, करहल से संगमित्रा मौर्य, सलोनी बघेल और अनुजेश का नाम चल रहा है। मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ और चंद्रभान पासवान का नाम चल रहा है। तो ये संभावित कैंडिडेट्स हैं। इनमें से किसका नाम फाइनल होगा ये तो अभी पता चलना बाकी है। अच्छा, जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 सीटें बीजेपी के पास थी, 2 उसके सहयोगियों के पास थी। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन का परचम लहराया जाए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की लड़ाई को और दिलचस्प बनाने के लिए बीएसपी और ओवैसी की भी एंट्री हो गई। इन दोनों की एंट्री से अखिलेश और कांग्रेस को नुकसान होने की चर्चा हो रही है। बीएसपी ने अपने दम पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीएसपी ने अभी तक 5 सीटों पर कैंडिडेट उतार भी दिए। ओवैसी की पार्टी पल्लवी पटेल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम 2 सीटों पर और बाकी पर पल्लवी पटेल की पार्टी लड़ेगी। आपको सुनवाता हूं कि उपचुनाव को लेकर ओवैसी क्या कह रहे हैं। हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा के साथ इस चुनाव में जाएंगे, लड़ेंगे। और जहां तक मुझे हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने बताया है कि 2 सीट पर हम लड़ेंगे और बाकी सीट पर जो हमारी बहन पल्लवी पटेल तय करेगी वो लड़ेंगे, मगर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे ये बाई इलेक्शन। कुल मिलाकर उपचुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव खुद अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए के समीकरण को साधने के लिए यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, एनकाउंटर को गलत बता रहे हैं। सुल्तानपुर से लेकर बहराइच तक अपराधियों के एनकाउंटर पर अखिलेश का रुख अपराधियों के पक्ष में ही दिखाई दिया है। अगर पिछले कुछ समय से अखिलेश और समाजवादी पार्टी का हाल देखें तो अखिलेश ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। अखिलेश ने मंगेश यादव के एनकाउंटर को हत्या बताया था। बहराइच एनकाउंटर को अखिलेश ने सरकार की नाकामी बताया। इसके अलावा अयोध्या में एसपी नेता मोईद खान पर रेप का आरोप लगा। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर किडनैपिंग का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता फेक करेंसी रैकेट में शामिल पाए गए। समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों के व्यवहार पर भी सवाल उठे। अखिलेश यादव सेलेक्टिव अप्रोच के साथ अपराध की घटनाओं पर बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी इसी को आधार बनाकर आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी को गुंडई की आदत है। अखिलेश यादव ने बहराइच एनकाउंटर पर क्या कहा वो भी सुनिए। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर, और फिर ये एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि एनकाउंटर किसका किया इन्होंने। मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक एनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे क्या ये? अखिलेश यादव आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, लेकिन रामगोपाल मिश्रा की मौत पर उसी सख्ती से नहीं बोलते। क्या इसकी वजह यह है कि आरोपी अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, जबकि यूपी में योगी सरकार का क्लियर फंडा है, जो भी गलती करेगा वो बचेगा नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। इसी जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से यूपी में अपराधियों को सजा मिल रही है और इसी नीति का इस्तेमाल बहराइच में भी हो रहा है। बहराइच में हिंसा हुई, रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई और उसके बाद आज पहला जुमा था। फिर से हिंसा की आशंका को देखते हुए सरकार ने तगड़े बंदोबस्त किए। मस्जिदों के बाहर पुलिस तैनात थी, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। इसी सख्ती की वजह से आज कोई हल्ला हंगामा हो ही नहीं पाया। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों के खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है वो भी देखिए। आरोपियों को एनकाउंटर में गोली लगी, वो जेल में है। अब बहराइच में बुलडोजर चलाने की भी तैयारी। बहराइच में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है और इसमें रामगोपाल हत्याकांड के आरोपी भी शामिल हैं। अब पीडब्ल्यूडी अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर रहा है। जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उन पर मार्किंग की जा रही है और बहुत जल्द नियमों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन भी होगा। तो अभी एनकाउंटर पे हंगामा मचा है, फिर जब बुलडोजर चलेगा तब भी छाती पीटी जाएगी, लेकिन वो तो चलेगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो हिसाब है वो क्लियर है। देखिए बहराइच से एक रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस इंक्रोचमेंट को हटाने की कवायद 1 महीने पहले शुरू कराई थी और उसके चिन्हीकरण किया गया था और उसी का निशान यहाँ पर मौजूद है। मतलब लगभग 8 से 10 फुट
जो सड़क का हिस्सा होता है उस पर लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। कुछ ने चबूतरा बना लिया और कुछ ने यहाँ पर पक्के कंस्ट्रक्शन करके दुकान आगे बढ़ा ली है। अब जिला प्रशासन इसकी जांच करवा रहा है और जांच के बाद रोड को चौड़ा करने के लिए जो बुलडोजर का एक्शन लिया जाता रहा है निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उस देखिए, क्राइम कंट्रोल के लिए सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए यूपी पुलिस को छूट है। अखिलेश यादव एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हैं। पुलिस अपनी मर्जी से एनकाउंटर नहीं करती। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जब गोली चलानी पड़ती है और इसी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का असर है कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो रही है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। यूपी में पिछले 7 साल में 210 बदमाशों के एनकाउंटर हुए जिनमें वो मारे गए। राज्य के 69 चिन्हित माफिया गिरोह की कमर तोड़ी गई। माफिया के खिलाफ 42 मामलों में 29 में सजा दिलाई गई। पिछले 7.5 साल में 81,196 से ज्यादा अपराधियों को सजा हुई है। 54 को फांसी, 3,125 को उम्र कैद की सजा दिलाई गई। 9,076 अपराधियों को 10 साल से ज्यादा की सजा हुई। महिला अपराध के 28,700 अपराधियों को सजा हुई। रेप और दूसरे गंभीर अपराधों में 16,565 अपराधियों को सजा दिलाई गई। इसमें 9 को फांसी और 1,720 को उम्र कैद की सजा हुई। और ये आंकड़े अगस्त 2024 तक के हैं जो यूपी सरकार की तरफ से जारी हुए। अपराधियों को सिर्फ पकड़ा नहीं जा रहा बल्कि सजा दिलाने का रेट यानी कन्विक्शन रेट भी अच्छा है। और अगर मामला फेक होता, झूठा होता तो कन्विक्शन ना हो रही होती। अदालतों में मामले चल रहे हैं और सजा पे सजा हो रही है। इसका मतलब योगी मॉडल सिर्फ एनकाउंटर नहीं करता बल्कि अपराधियों पर लगाम लगाता है, उन्हें सजा भी दिलवाता है।